आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमने इस चैनल का नाम लाइफ सक्सेस एकेडमी नंबर 1 रख दिया है। अब हम देखते हैं किस एकेडमी को आप सब लोग कैसे इसे नंबर 1 बनाते हैं। तो आज हम इस क्लास में भ्रमित करने वाली रचनाओं को हल करने वाले हैं, जो कि हमें परीक्षा में बहुत भ्रमित करती हैं, जिसके कारण हमारे 2 से 4 नंबर कम हो जाते हैं, जो हमारी सफलता में बाधा बनते हैं। तो आज की क्लास को हम नए मोटिवेशन के साथ शुरू करना चाहते हैं कि महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता, महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, आपकी वाणी, व्यवहार और आचरण ही आपको महान बनाता है। तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम महान कहीं किसी विद्यालय या कहीं जाकर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और महान जो बनते हैं वो हम अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने आचरण से ही बनते हैं। और किसी का व्यवहार ऐसा होता है कि वो जहाँ भी जाता है उसे मान सम्मान मिलता ही है, और कुछ व्यक्तियों का व्यवहार ऐसा होता है कि वो जहाँ भी जाए अपना अपमान कराकर ही आता है। तो यह सब कुछ नहीं है, ये अपने अपने व्यवहार की बात होती है। एक व्यक्ति पर सब लोग विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। यह भी अपना एक विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। अगर आपने विश्वास खो दिया तो लगभग समझ लीजिए कि आपने आधी ज़िंदगी गंवा दी। इसलिए अपने कर्म, वाणी, व्यवहार, आचरण को महान बनाए रखें। हम कोई बात बोलने से पहले 1000 बार सोचें और 1 बार बोलें। तो देर न करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कि भ्रमित करने वाली रचनाएं। कौन कौन सी रचना हैं जो हमें परीक्षा के दौरान बहुत भ्रमित करती हैं, जिसके कारण हमारे 2 से 4 नंबर कम हो जाते हैं और हमारे सिलेक्शन में बाधा बनते हैं। नंबर 1 है अमृत और विष। जो है यह किसकी रचना मानी जाती है? अमृत और विष जो है यह अमृतलाल नागर की रचना मानी जाती है। और दूसरी है अमृत और विष, यह जो रचना है वो उदय शंकर भट्ट की रचना मानी जाती है। तो अमृतलाल नागर की अन्य रचना है खंजन नैन। खंजन नैन जो है उसमें तुलसीदास के जीवन का भी वर्णन देखने को मिलता है। नंबर 3 देखते हैं अतिमा। जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो 19वीं सदी के रचनाकार कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है कौशानी में माना जाता है। यह कल्पना के कवि, प्रकृति के सुकुमार आदि नामों से जाने जाते हैं। इनकी पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। बीड़ा, ग्रंथि आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं और यह एक छायावादी कवि माने जाते हैं। नंबर 4 देखते हैं अणिमा। जो है वो एक निराला की रचना मानी जाती है। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में माना जाता है। राम की शक्ति पूजा जो है इनका की रचना मानी जाती है। सरोज स्मृति, परमल, गीतिका, तुलसीदास आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो आत्मा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना मानी जाती है और अणिमा जो है वो निराला की रचना मानी जाती है। नंबर 5 देखते हैं
कि हृदय दर्पण, तो हृदय दर्पण जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो हृदय दर्पण जो है वो भट्ट नायक की रचना मानी जाती है। और नंबर 6 देखते हैं, साहित्य दर्पण जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ की रचना मानी जाती है। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो हृदय दर्पण भट्ट नायक की रचना है और साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ की रचना मानी जाती है। नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं कि कवि दर्पण, कवि दर्पण जो है वो ग्वाल कवि की रचना मानी जाती है और काव्य दर्पण जो है वो रामदहन मिश्र की रचना मानी जाती है। तो ये दर्पण से देखो 4 रचनाएं, तो यही चीज़ें तो हमें परीक्षा में कन्फ्यूजन बना करती है कि इसमें से कौन सी रचना किसकी है। तो हृदय दर्पण जो है वो भट्ट नायक की रचना मानी गई है, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना मानी गई है, कवि दर्पण जो है वो ग्वाल कवि की रचना मानी गई है और काव्य दर्पण जो है वो रामदहन मिश्र की रचना मानी गई है। नंबर 9 देखते हैं कि ध्वन्यालोक लोचन जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो ध्वन्यालोक लोचन जो है वो आनंदवर्धन की रचना मानी जाती है। नंबर 10 देखते हैं, ध्वन्यालोक जो है यहाँ पर यह ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त की रचना मानी जाती है और साहित्य लोचन जो है किसकी? साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास की रचना मानी जाती है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना मानी जाती है, ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त की रचना मानी जाती है और साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं, नंबर 12 देखते हैं कि अलंकार मंजूषा जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो अलंकार मंजूषा जो है वो भगवान दीन की रचना मानी जाती है। नंबर 13 अलंकार पीयूष, कौन सी? अलंकार पीयूष जो है अलंकार पीयूष जो है वो रसाल की रचना मानी जाती है और अलंकार मंजरी जो है वो कन्हैया लाल की रचना मानी जाती है। तो ये तीनों की शुरुआत अलंकार से ही होती है। अलंकार मंजूषा भगवान दीन की, अलंकार पीयूष रसाल की और अलंकार मंजरी कन्हैया लाल की रचना मानी जाती है। नंबर 15 देखते हैं कि काव्य रसायन जो है वो देव की रचना मानी जाती है और शब्द रसायन यह भी देव की रचना मानी गई है। काव्य रसायन और शब्द रसायन जो है दोनों ही देव की रचना मानी गई हैं। देव जो हैं वो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। देव का जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 17 देखते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता जो रचना है वो गोकुलनाथ के द्वारा रचित मानी गई है और एक है 252 वैष्णव की वार्ता, यह भी गोकुलनाथ के द्वारा रचित मानी गई है। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है और 252 वैष्णव की वार्ता में जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है और 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुल विट्ठलनाथ के शिष्य और 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ के शिष्यों का वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है। विट्ठलनाथ ने जो है 1565 ईस्वी में
अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो थे वो विट्ठल नाथ के शामिल किए गए थे। इस प्रकार अष्टछाप की स्थापना की गई थी। नंबर 19 देखते हैं कि अष्टयाम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो अष्टयाम के रचनाकार जो हैं नावादास माने जाते हैं। नावादास जो हैं वो राम भक्ति के कवि माने जाते हैं और नावादास के जो गुरु माने जाते हैं अग्रदास जो हैं वो नावादास के गुरु माने जाते हैं। नंबर 20 देखते हैं। अष्टयाम जो है दूसरी अष्टयाम जो है वो देव की रचना मानी जाती है। देव का जन्म 1673 में यह रीति वाली कवि माने जाते हैं। अगली रचना मानी जाती है रश्मि, जो है वो महादेवी जी द्वारा रचित रचना मानी जाती है। महादेवी वर्मा जो का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यह एक छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। रश्मि, नीरजा, निहार आदि जो हैं इनकी रचना मानी जाती है। इनको 1882 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नंबर 22 देखते हैं कि रश्मि रेखा जो है और महादेवी जी की जो रश्मि जो रचना है यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना मानी जाती है। नंबर 22 देखते हैं कि रश्मि रेखा जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना मानी जाती है। नंबर 23 देखते हैं कि रश्मरथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। तो इस तरह से रश्मि महादेवी वर्मा जो 1935 ईस्वी में रचित है, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है और रश्मरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं नंबर 24 देखते हैं। पथिक जो रचना है एक राम नरेश त्रिपाठी की जी के द्वारा रचित मानी जाती है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो 1860 ईस्वी में माना जाता है और यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो पथिक, मिलन, स्वप्न आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 25 देखते हैं। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। प्रेम पथिक रचना को जो है जयशंकर प्रसाद की अतुकांत शैली में रचित माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार में माना जाता है। इन्होंने एक महाकाव्य कामायनी की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1935 में और 15 सर्गों में किया गया था, जिसमें श्रद्धा हृदय का प्रतीक, इड़ा बुद्धि का और मनु जो है मन का प्रतीक मानी जाती है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि जो हैं इनके नाटक माने जाते हैं। विशाख, कंकाल, तितली, इरावती जो हैं इनके उपन्यास माने जाते हैं। नंबर 26 देखते हैं। दो चट्टाने जो हैं वो हरिवंश राय के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। किसके द्वारा? दो चट्टान जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो एक हालावादी कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित मानी जाती है। क्या भूलूं,
क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। नंबर 27 देखते हैं कि दो पंक्तियों के बीच यह जो है किसकी रचना मानी जाती है। तो दो पंक्तियों के बीच जो है यह राजेश जोशी की रचना मानी जाती है। नंबर 28 देखते हैं, मिलन जो है यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना मानी जाती है, जो कि 1917 में रचित मानी जाती है। और वन मिलन जो है यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 30 देखते हैं कि मेरा पहाड़ जो है वो शेखर जोशी की रचना मानी जाती है। 2021 में राजेश जोशी, शेखर जोशी, काशीनाथ, इन नवीन रचनाकारों से बहुत सारी रचनाएं पूछी गई थी, इसलिए पुराने रचनाकारों के साथ साथ नए रचनाकारों की रचनाओं को भी पढ़ें। नंबर 31 देखते हैं कि पहाड़ पर लैंटेन जो है वो किसकी रचना मानी जाती है। तो पहाड़ पर लैंटेन जो है वो मंगलेश डबराल के द्वारा रचित मानी जाती है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की रचना मानी जाती है और पहाड़ पर लैंटेन जो है वो मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है। नंबर 32 देखते हैं कि भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। यह कृष्ण काव्य के कवि माने जाते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी जो हैं माने जाते हैं और यह अष्टछाप के कवि भी माने जाते हैं। और इनकी जो भक्ति भावना है वो सख्य भाव की मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें जीवन उत्सव का कवि माना है और इनको वात्सल्य का सम्राट भी कहा है। विट्ठल नाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है और यह ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। नंबर 32 देखते हैं कि भंवर गीत जो है किसकी रचना मानी जाती है। तो भंवर गीत जो है वो नंददास की रचना मानी जाती है। इनका जन्म जो है वो 1533 ईस्वी में माना जाता है। नंददास जी को रास पंचाध्यायी पर रामचंद्र शुक्ल ने जड़िया की उपाधि दी थी। नंबर 33 देखते हैं कि भ्रमर गीत दूत जो रचना है वो सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा रचित मानी जाती है। तो एक है भ्रमर गीत जो सूरदास जी के द्वारा रचित है, एक है भंवर गीत जो नंददास जी के द्वारा रचित है और एक है भ्रमर दूत जो सत्यनारायण जी के द्वारा, सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा रचित मानी जाती है। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कि झांसी की रानी किसकी रचना मानी जाती है। तो झांसी की रानी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की रचना मानी जाती है और एक झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 1905 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 36 देखते हैं, वह दिन जो है वो निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है। वे दिन, यहाँ वह नहीं है, यहाँ पर वे दिन, वे लोग जो है यह शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। यह रचना जो है TGT 2021 में भी पूछी गई थी, इसीलिए यह कन्फ्यूजन में कुछ लोगों ने गलत भी कर दी थी कि वह दिन है या वह दिन वह लोग हैं या यही रचना है या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई।
तो इस कन्फ्यूजन में जो है यह रचना ज़्यादातर गलत की गई थी। तो वह दिन अलग है जो निर्बल वर्मा की रचना है, वे दिन वे लोग जो है शिव पूजन सहाय की रचना मानी जाती है। एक है भक्तमाल जो कि नावादास के द्वारा रचित मानी जाती है। नावादास जो है वो राम भक्ति के कवि माने जाते हैं। इनके गुरु जो है अग्रदास को माना जाता है। नंबर 39 देखते हैं। उत्तर भक्तमाल जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना मानी जाती है। किसकी? उत्तर भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। नंबर 40 देखते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार जो है यह किसकी रचना मानी जाती है। तो कितनी नावों में कितनी बार जो है वो अज्ञ की रचना मानी जाती है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में माना जाता है। अज्ञ जो है वो 1943 तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। नंबर 41 देखते हैं। कितनी धूप में कितनी बार जो है किसकी रचना मानी जाती है। तो कितनी धूप में कितनी बार जो है वो महीप सिंह की रचना मानी जाती है। नंबर 42 देखते हैं कि नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना मानी जाती है। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है वो मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है, जबकि कविता की नई तारीख जो है वो काशीनाथ की रचना मानी जाती है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की रचना और कविता की नई तारीख जो है वो काशीनाथ की रचना मानी जाती है। नंबर 44 देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशवदास को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत वो अज्ञ जी को कहा जाता है। केशवदास जो हैं वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। केशवदास जो हैं वो अलंकार सर्वस्व के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती है और दूसरी उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी को जो है कला उपनाम से लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि उपनाम से जाना जाता है। नंबर 48 देखते हैं। साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है। दुष्यंत कुमार जो है वो एक ललित कवि माने जाते हैं। नंबर 39 देखते हैं कि सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर साहे की रचना मानी जाती है, जबकि साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है। नंबर 50 देखते हैं कि सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना मानी जाती है। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में माना जाता है। घनानंद जो है रीति काल के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 51 देखते हैं। सुजान चरित। सुजान चरित जो है वो सूदन की रचना मानी जाती है। सुजान विनोद जो है वो देव की रचना मानी जाती है। तो सुजान सागर घनानंद की रचना मानी जाती है। सुजान चरित सूदन की रचना मानी जाती है। सुजान विनोद जो है वो देव की रचना मानी जाती है। देव का जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। रस विलास
आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 53 देखते हैं कि काली आंधी। काली आंधी जो है वो कमलेश्वर की रचना मानी जाती है। और एक है पीली आंधी। पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है। नंबर 55 देखते हैं कि एक पत्नी के नोट्स वो किसकी रचना मानी जाती है। तो एक पत्नी के नोट्स जो हैं वो ममता कालिया की रचना मानी जाती है। और एक पति के नोट्स यह जो है महेंद्र भल्ला की रचना मानी जाती है। तो कैसे, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना मानी जाती है। तो उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। दूसरी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती है। साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है। और सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर सहाय की रचना मानी जाती है। रघुवीर सहाय का जन्म जो है 1923 ईस्वी में माना जाता है। रघुवीर सहाय जो है प्रयोगवाद के दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। सुजान सागर जो है घनानंद की रचना मानी जाती है। और सुजान चरित सूदन की रचना मानी जाती है। सुजान विनोद जो है वो देव की रचना मानी गई है। काली आंधी जो है वो कमलेश्वर की मानी जाती है। पीली आंधी जो है प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित मानी जाती है। इस तरह से हमने एक ही क्लास में आपको 56 प्रश्न हल कराए हैं। यह 56 प्रश्न नहीं, कम से कम हमने इन 56 प्रश्नों के माध्यम से रचनाओं के माध्यम से कम 200 प्रश्न हल कराए हैं। क्योंकि हम एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न बनाकर तैयार करते हैं। इस तरह से एक ही क्लास से कम 200 प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाते हैं और बार बार रिपीट करके आपको उसी क्लास में याद भी करवाते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही निरंतर निःशुल्क प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, जिससे कि एक सीट